पहले से। दीपक कहाँ गया? दीपक आवाज आ रही है? दीपक समझ में आ रहा है? बोलेगा थोड़ी है अपनी। मुझे समझ में आ रहा है बेटा? मुझे क्या आवाज नहीं आ रही? मुझे समझ में आ रहा है? आवाज नहीं आ रही यार। दीपक कहाँ है यार? आवाज नहीं आ रही है इसमें। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, दीपक को भी आ रहा है, पूजा को भी आ रहा है। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने बहुत फंडामेंटल दो चीजें पढ़ी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सो वील स्टार्ट अगेन। तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ओके, सो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अब तक हमने पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन जनरल फॉर्म ऑफ फील्ड स्ट्रक्चर, फॉर्म ऑफ फील्ड। ठीक है, फर्स्ट चीज ये चीज समझो, कभी कोई एग्जाम में पूछे, अदरवाइज इंट्रोडक्ट तुमसे इंटरव्यू में पूछे, याद रखना। ठीक है, स्क्रीन इज विजिबल? दीपक स्क्रीन विजिबल है? हाँ भैया। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉर्म अ फील्ड चीज। एंड सेकंड चीज हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ी है कि इन जनरल याद करो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉर्म, so there is a one-to-one correspondence between one-to-one correspondence between set of complex number and the Euclidean two-dimensional Euclidean space. So there is a one-to-one correspondence between two-dimensional Euclidean space and two-dimensional Euclidean space and what? Complex numbers. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चीज समझने की कोशिश करो कि अगर, अच्छा मैं तुम्हें समझा ही देता हूँ ना, आइसोमॉर्फिज्म से क्या मतलब होता है। सो देखो, पहली चीज जो आइसोमॉर्फिज्म में वी हैव टू सी वेदर और नॉट दिस इज वन टू वन। सो दिस इज वे अंडरस्टूड कि फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर you have a point on the plane and for every point you can write
कन्वर्सली अ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट्स से मैं तुमसे कह रहा हूँ 3 + i/4, तो तुम कह सकते हो नहीं नहीं 3 + i/4 आई विल रिकॉग्नाइज इट एज 3,4। मैं कहूंगा ओरिजिन, यू विल रिकॉग्नाइज इट एज 0,0। मैं तुमसे कहूंगा 4 + i/3, you will recognize it as 4,3. So for every point on the complex plane, you have a for every point in the for every point on the complex plane, you have a point on r square. पहली चीज तो this is a 1-to-1 correspondent, 1-to-1 correspondence है, कोई दिक्कत तो नहीं। 1-to-1 and onto मतलब समझ लो इनवर्स। 4,3 को you can write 4 + i/3 और 4 + i/3 को you can write 4,3। हाँ समझ में आई मेरी बात? ठीक है। सेकेंड, दो प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि आगे ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे ना, दो प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैं लिख रहा हूँ होमोमॉर्फिज्म के लिए। सो आई एम राइटिंग 2 प्रॉपर्टीज व्हिच रिलेट टू होमोमॉर्फिज्म। सो होमोमॉर्फिज्म है ना। सो अगर 1 ऑन 2 है और होमोमॉर्फिक है स्ट्रक्चर, तो वील से कि टोटली स्ट्रक्चर आइसोमॉर्फिक है। आइसोमॉर्फिक इन फिजिक्स यू वुड अंडरस्टैंड इस तरीके से कि दो स्ट्रक्चर्स को, दो सिमेट्रीज को आइडेंटिकल कहने का तरीका यही है। If you are saying that two symmetries are identical to each other, it implies they're isomorphic to each other. समझ में आया ना? Isomorphic, okay? अब देखो आइसोमॉर्फिक को प्रूव करने के लिए लेट्स से मैं कह रहा हूँ एक फंक्शन डिफाइन किया मैंने। So there is a function phi defined from set of complex number to z plane given by phi z is equal to x, y. मतलब ये जो मैंने लिखा that if I write a complex, if I supply a complex number x + i/y, it will yield me x, y. इस तरीके का फंक्शन है, इस तरीके की मैपिंग है। So I am defining a mapping such that whenever I'll supply x + i/y to it, it will yield me x, y. हाँ या ना? ठीक है। So अगर दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए, पहली प्रॉपर्टी phi of z1 + z2 is equal to phi z1 plus phi z2 and phi z1 z2 should be equal to what? Phi z1 into phi z2। अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए, we are done। we'll say कि अच्छा 1-1 on 2 है, स्ट्रक्चर होमोमॉर्फिक है, सो ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? आइसोमॉर्फिक। हाँ या ना? वेयर इज दीपक? यस सर। यस, हाँ या ना? समझ में आई मेरी बात? अच्छा ठीक है। सो अगर तुम कर लोगे, आई थिंक इट्स नो बिग डील, तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है इस चीज को करना। तो मैं छोटी सी बात लिख रहा हूँ कि ये चीज समझो कि कॉम्प्लेक्स नंबर और आर स्क्वायर जो होता है, दे आर आइसोमॉर्फिक स्ट्रक्चर्स। सो फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर यू हैव अ point on r square, and for every point on r square you can inversely find a complex number। ठीक है। तीसरी चीज जो हम पढ़ रहे थे वो ये पढ़ रहे थे कि when it comes to defining infinity in real number system, you can go anywhere around। मतलब from origin if you are proceeding towards plus infinity, or if from origin you are proceeding towards minus infinity, so this is how you can approach infinity। But when it comes to approaching infinity in complex number plane, there is a problem। You can approach infinity in any of these possible lines। हाँ या ना? Yes, you can approach it any of these lines। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम, इसका तरीका क्या है? So what can you do? तुम इसको है ना एक आटा जैसे समझो। आटा मारते हो, तो इसका एक आटा मारने में क्या करते हो? सारी चीजें एक जगह इकट्ठी कर लेते हो ना। Whenever you need a ball, what you do? तुम एक need a dough, तुम करते क्या हो? इकट्ठा कर लेते हो ना एक जगह। Are you getting my point? तो हम क्या करते हैं, हम इस सबको इकट्ठा कर लेते हैं। मतलब समझ पा रहे हो? How should I explain? जैसे you just join all these together। ये सारी जो इन्फिनिटीज हैं, इनकी एक बॉल बना दो और सारी को एक पॉइंट पे आके ज्वाइन कर दो। समझ में आई मेरी बात? देखो, दिस पॉइंट एट इन्फिनिटी, दिस इज एट पॉइंट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इन्फिनिटी, सब इन्फिनिटीज है ना। इन्फिनिटी की तरफ जा रही है सारे नंबर्स। दिस पर्टिकुलर रेज आर गोइंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, इजंट इट? ऑल दीज रेज आर गोइंग टुवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी। Okay, so what do you do? इन सबको you just take on the 3-dimensional space और सबको ऊपर ज्वाइन करो। Are you getting my point? समझ में आई मेरी बात? यही
क्या हूँ बताओ मुझे कैसे। लेट्स से मैं दिखाऊं ना, am I visible? ठीक है। सो लेट्स से देखो तुमने ऐसे ये पकड़ा हुआ है, लेट्स से दिस इज योर प्लेन, समझ में आई मेरी बात? आर माय हैंड्स विजिबल? ओके, सो तुमने क्या किया, यू फ्रॉम ऑल दीज पॉइंट्स यू आर गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, इजंट इट? ऑल दीज पॉइंट्स आर गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी. You take all these points at infinity and you converge them to a one point. समझ पाई मेरी बात? You converge them to a one point. Idea समझ में आया? Are you getting my point, पूजा? दीपक समझ में आया? हाँ ना नहीं बोलता यार. दीपक समझ में आया बेटा? What should I do? गोपाल समझ में आया? नहीं आया? अच्छा गोपाल तो अभी है. तो देखो हम लोग अभी लास्ट व्हाट वर वी डिस्कसिंग इज, आई होप लेट्स देखो, so last what were we discussing is if I am supposed to find infinities on a real number line. So if I'm saying that my line is a real number line, so if I'm saying I'm talking of something called as a real number line, so I can approach infinity along any of these possible directions. So let's say this is my hand, you take origin at this point, you're going towards plus direction, it implies you're going towards plus infinity. And if I'm saying you have this origin at this particular point and you're going towards minus infinity along this particular line. So in one dimension you can cover, so for every point you have a real number, so for every real number you have a point on the real line, isn't it? So are you getting my point? Okay, अब the point is, सबसे बड़ी problem ये है how to approach infinity in complex number system. So how to approach infinity in a complex number system? So what would you do? So let's say you have many infinities here. See यहाँ पे क्या हो रहा है? If I say that I can approach infinity, so देखो along any ray I can approach infinity. देखो, you can approach infinity in this direction, 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 so on and so forth. So you see, ये मेरे हाथ दिख रहे हैं, हाथ के ऊपर मान लेते हैं origin यहाँ कहीं है, this is my origin. हाँ या ना? दीपक समझ में आ रही है बात? You can approach infinity along any of these. Yes, sir. You can और कल से तू लाइब्रेरी गया ना, मैं गोली मार दूंगा तेरे को, कल से घर बैठेगा तू, ठीक है? You can approach infinity in any of these lines, in any of these possible lines. Now in order see, you can approach infinity. See, let's say this is your origin, so infinity कहाँ आ सकता है? You can go in this direction, you can go in this direction, you can go in this direction. So this is what I have stated in the figure also ना. तो तुम देखोगे two dimensional space में, in order to move to infinity, any of these possible lines you can move to infinity. अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मेरी बात समझो. दीपक का तो मुझे नहीं पता, मेरा मुझे पता है, बाकियों को मुझे पता है. हम आटा मारते हैं, आटा मारा कभी लाइफ में? दीपक तूने आटा मारा क्या यार? रोज मारते हैं भाई. रोज मारते हैं. सो ऐसे आटा लो और इसको मार के ऊपर कर दो, ये समझ में आया? सो ऑल दीज इंफिनिटीज विच आर, इनको उठा के आपने क्या किया, एक पॉइंट पे आके नॉट कर दिया, isn't it? So basically तुम क्या, what are you doing? So all these infinities are bound to one point. सारे infinities, सारे bound कहाँ हो जाएंगे? एक particular point पे आके bound हो जाएंगे. This particular point can be understood by something. This particular concept can be understood on a basis on something called as stereographic projection. मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा, बट एक सिर्फ आइडिया देने के लिए. So what is stereographic projection? So what is stereographic projection? So when I say कि all these point, and अब मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ उसके पीछे reasons हैं. उसके पीछे reasons I will state you later कि मैं क्यों बोल रहा हूँ. So अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? For every point on the complex plane, for every point in the set of complex number, there is a point on R square. तो ये
ये सारे फाइनाइट पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे थे. वी वर टॉकिंग ऑफ फाइनाइट पॉइंट. सो फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर there is a point on R square. So there is a point on R square. So there is a 1 1 1 and homomorphism 1 1 on 2 plus homomorphism. That is the structure is isomorphic to R square. ये मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया था. So in order to prove anything is isomorphic, all you need to do is 1 1 on 2 and homomorphism. ठीक है. सो आई विल डिफाइन अ मैपिंग. फिर तुम एक्चुअली क्या पहले दिन आओगे फिर दूसरे दिन आना बंद कर दोगे. मैं तो डिफिकल्ट पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं डिफिकल्ट पढ़ाने से बचता हूँ. पर कोई बात नहीं, दिस इज हाउ धीरे धीरे यू विल गेट टू नो. मैंने कहा ना 7 दिन रुक जाओ बस मेरे साथ. ठीक है. तो 5z1 प्लस 5z2. अब तुम कहोगे ये क्या हो रहा है. सो लेट मी डिफाइन अ मैपिंग. मैं तुम्हें एक मैपिंग डिफाइन कर रहा हूँ. 5z इज इक्वल टू x, y. सो फॉर every point x plus iota y, I will associate this point to an ordered pair that is x, y. So this is my map. Map समझते हो, फंक्शन जैसे समझ लो. This is your map. अब मैं कह रहा हूँ 5z1 क्या होगा सोचो. So 5z1 हो जाएगा तुम्हारा x1, y1. मानते हो. 5z2 कितना हो जाएगा x2, y2. मानते हो. ठीक है. अगर मैं तुमसे कहूँ 5z1 प्लस z2 क्या होगा बेटा, बोलो. तो 5z1 प्लस z2 क्या होगा, खुद सोचो. z1 प्लस z2 हो गया तो अंदर की तरफ क्या रह जाएगा, 5 ऑफ x1 प्लस y1 प्लस सॉरी x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2. मानते हो. और 5 रिटर्न क्या दे रहा है, 5 रिटर्न में दे रहा है तुम्हें एक ऑर्डर्ड पेयर. तो रिटर्न में क्या जाएगा x1, y1 प्लस x2, y2. ये तो कर रहा है. देखो 5 कर क्या रहा है, यू आर प्लेसिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इनटू इट, और रिटर्न में क्या दे रहा है, उसके ऑर्डर्ड पेयर्स. ये क्या आ गया, 5z1 आ गया प्लस 5z2 आ गया, isn't it? And similarly you can prove that 5z1 z2 will be equals to 5z1 into 5z2. So यहां से तुम ये प्रूव कर पा रहे हो कि आइसोमॉर्फिक स्ट्रक्चर. अगर तुम कॉम्प्लेक्स अपने ग्रुप थ्योरी भूल भी गए हो तो इतना अंडरस्टैंड करो. 1 1 on 2 और ये जो मैंने दो प्रॉपर्टीज लिखी, दे एसोसिएट टू होमोमॉर्फिज्म. ओवरऑल ये दोनों स्ट्रक्चर क्या हो गए, आइसोमॉर्फिक हो गए. फिजिक्स वाइज समझो ये आइसोमॉर्फिज्म इतना इजी गेम बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्रुप थ्योरी इज सुप्रीमली इंपॉर्टेंट. Group theory is supremely important when it comes to your condensed matter and all those things. So stereographic projection, the idea of stereographic projection comes from understanding ki how can we extend the concept of infinity in complex number system. Can we extend concept of infinity? So this is a problem. So हमने अभी भी देखा कि we can go to infinity in any of these possible directions. Are you getting my point? In any of these possible rays समझते हो, rays one side. ठीक है. Line segment is bound to be limited. Line is which can go from. So ray का मतलब क्या होता है? You can go towards infinity in any of these possible directions, isn't it? So in order to define infinity, and this is very challenging task. Real number system में क्या था? You had a single line. So you can go infinity in only two directions, minus infinity and plus infinity. Here to go towards infinity is a big problem. So what do? हमने अभी भी सीखा, आटा मारते हैं ना, तो ये सारी इन्फिनिटियों को एक जगह मार दो. मारना समझते हो? You just bind them together in a dough. So let's say this is your let's say आटा, and तुम इनका एक आटा मार दो. So you अभी कोई सही में आटा मार रहा लगता है किचन में बैठ के. ठीक है. So you put them together and bound them to point. So this forms your कोई तो क्या हो गया, कोई तो बंद करो अपना ये कैमरा, सॉरी जो भी है. ठीक है. सो लेट्स से ये तुम्हारा स्फेयर हो गया. ठीक है. स्फेयर समझ पा रहे हो ना, मैं अभी भी समझा रहा था तुमको, सब थे कि नहीं थे. ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स प्लेन हो गया. नाउ समझो, फॉर एवरी पॉइंट ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन एक काम करो, इस पॉइंट को पकड़ो, मेक अ लाइन फ्रॉम हियर, make a line from here, make a line from here. So try to make a line. This point is called as North Pole. This point is, let's say, South Pole. So if you try to join a point on the complex plane to the North Pole, और इसको ना 3 dimension समझो, this is 3 dimensional.
मैं वापस समझाऊं ये चीज? Should I explain it all together? Yes, sir. ठीक है, मैं समझाता हूँ. ठीक है, अंडरस्टैंड माय पॉइंट. देखो, let's say if I'm visible. देखो मेरी बात समझो. ये let's say मैं तुम्हें बुक से समझाऊँ. Let's say this is your plane. This is your origin. This is your plane. This is, let's say, your origin. So in order to approach infinity on a plane, you can go in this direction. 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 You can go in any of these possible directions, isn't it? What is the way ahead? The way ahead would be, let's say this was your plane. You can approach in any of these possible directions. What would I do? I would just make a Riemann sphere and add all these infinities to a point. Hi, Anna. So, देखो, in order to compactify, let's say this particular plane, अगर तुम इसको compact बनाने का तरीका क्या होगा? You will make all these infinities and put them together, bind them together at a place. So that is what I'm saying. If you need a dough, मतलब अगर तुम आटा मारते हो, what you do? ये तुम्हारा आटा रहा, तुमको मार के क्या करना है? ऐसे कर देना. So basically, in order to understand infinities, what you do? You just put them together and join them on a point. This particular point is called as point at infinity in a complex number system. So question is, two questions are there. One is complex, finite complex plane, वो मैंने बता दिया. For every complex number, there is a point on R square. R square happens to be vector space. It happens to be two-dimensional Euclidean space. So for every complex number, there is a point on R square. So similarly, what to do about infinity? So we have to extend our system. So in order to extend our system, what I would do, I would just make a Riemann sphere. So this is how I'm going to join. So you see, if you see, if I take any point on finite complex plane, if I take any point on the finite complex plane and join them with the north pole, what am I getting? ये तुम्हें दिख रहा है? This would be a ball kind of thing. So for every point on the complex plane, there is a point on Riemann sphere. For every point on the complex plane, there is a point on the Riemann sphere. For every point on the complex plane, there is a point on a Riemann sphere. What about this north pole? Where will it go and align itself to? So this is an infinitely extended plane. So this is an infinitely extending plane. So this will extend towards infinity. So that is, this plane will extend towards infinity. This will also extend towards infinity. This will also extend towards infinity. So what about north pole? Where it will associate itself to? Any idea? Which point on the complex plane will get mapped to north pole? Any ideas? भरत कोई आइडिया लग रहा है बेटा? Sir, it will the infinity पे ही होना चाहिए. It will go towards and map to infinity. So अब problem ये है, मैंने तुम्हें समझाया कि जब real number system की बात कर रहे थे, you had an origin, you can go towards plus infinity in the positive direction, you can go in minus infinity in the negative direction. What to do about complex number? Because in complex number system, complex number system gets associated to R square, and because R square is a plane, you can associate infinities in any damn possible directions. So what to do? So what you will do, you will just map these infinities in a one point. So north pole happens to be your point at infinity. This is your point at infinity. What is your south pole? This is your origin. और हर पॉइंट के लिए ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन देयर इज अ पॉइंट ऑन द रीमेनिंग स्फीयर. तो हम वन डायमेंशन में क्या बोलते थे? फॉर एवरी रियल नंबर देयर इज अ पॉइंट ऑन रियल लाइन. फॉर एवरी रियल नंबर देयर इज अ पॉइंट ऑन रियल लाइन. सो सिमिलरली ऑन for every point on the complex plane there is a point on Riemann sphere. So there is a one-to-one correspondence. ये one-to-one correspondence क्या है? Mathematically we should not go into that. Understanding and develop करो कि there are two things when it comes to complex number also. One is your finite complex plane. So when I say finite complex plane, I would mean all those complex numbers whose distance is finite. And distance कहाँ से? Origin से. So when I say I'm talking of a finite complex number, I'm talking of all those complex numbers whose distance is finite. When I'm talking of extended complex number system, I'm talking of all those numbers whose distance is finite, that is absolutely fine, but also equal to 0. So here I'm incorporating point at infinity, which is your north pole here.
अभी क्यों काम आएगा? There were questions in NET JRF examination of physics itself where they were asking you extended complex plane. So that is why I'm saying ये थोड़ा difficult हो रहा है, लेकिन ये समझने की कोशिश करो कि जैसे रियल नंबर सिस्टम में हमने क्या कहा था कि रियल नंबर सिस्टम में you have plus infinity and minus infinity, but in extended real number system you adopt these infinities, that is minus infinity and plus infinity, as a symbol to suggest large negative quantities and large positive quantities, just symbolic. Similarly, in complex number system, in order to associate infinity, what do we have? We have a north pole here. Are you getting my point? ये चीज समझ में आ रही भरत को? Yes sir. ठीक है, सो ये चीज समझने की कोशिश करो. अब आते हैं हम लोग एक और छोटे से कंसेप्ट पे, एंड दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ functions. So whenever we were talking of हम लोग अभी तक we are acquainted with one variable calculus and all those things. So let us understand. Whenever we were in standard 11th and teacher used to say कि अच्छा 2 maps to 4 under the map x square. Teacher used to say कि 4 maps to 16. Somebody used to say 0 maps to 0 whatsoever. So let's say this is 2, this is 0, this is 4. So this maps to 16, 0 and 4, so on and so forth. What about complex functions? So what about complex functions? So we are starting with something we should be doing. Like in physics, we are mostly dealing with complex functions. So we are not doing with number systems. So हम वहाँ पे इतना नहीं focus करेंगे. But in complex functions we have to discuss. Okay? और जो बच्चे JAM Maths के हैं, जिनको complex analysis पढ़ना है, the idea is कि this particular topic will give you an overview of what it is. ठीक है? We will study otherwise also, but अभी के लिए just go through this overview. Complex functions. अब complex function में हम क्या देख रहे हैं? You have a mapping from ordered pair to an ordered pair. Understand my point. Here you are mapping from x comma y to another point u comma v. Okay, so complex numbers mein, if you have a complex function, so you map an ordered pair to ordered pair. So in complex functions you map an ordered pair to an ordered pair. See, in number system you had a mapping from number to number. Okay, here you map an ordered pair to ordered pair. Are you getting my point? ये चीज समझ में आ रही है? अब मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है. मुझे हल्की फुल्की अंडरस्टैंडिंग है तो मुझे बताना. Let's say if I say x plus iota y is my z, and let's say my function fz is z square. Let's say my function is z square. Where it will map? Where z will map? कुछ आइडिया बताओगे? Where this z will map? The question is, if my mapping is z square and if my point is x comma y, where this function would map? गोपाल आया हुआ है क्या? x square minus y square. ठीक है. So z square would be what? x plus iota y का square, x plus iota y का whole square. क्या हो जाएगा बेटा? x square minus y square plus 2 iota xy. ठीक है, पता चला मैं क्या बोल रहा था? x comma y था ये वाला पॉइंट कि कहां जाके मैप हुआ है. It has got mapped to x square minus y square comma 2xy. So under the transformation fz is equal to z square, x comma y maps itself to x square comma y, x square minus y square comma 2xy. है ना? भरत समझ में आया बेटा? Yes sir. ठीक है, ये चीज समझ में आई. नेक्स्ट मुझे एक आंसर दो. Where if z is given by x comma y, where it will map under the transformation fz is equal to mod z का whole square. Mod z, that means x square. आराम से सोच के जाओ. Where it will map x square plus y square. Okay, x square plus y Square plus y square.
ठीक है, सो मॉड z क्या होगा, मॉड z इज नथिंग बट गिव्स रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एंड इसका मॉड z का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। लेकिन मुझे आंसर ये नहीं चाहिए, आंसर क्या होगा बोलो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कॉमा 0। प्लीज मेंशन दिस। ओके, कॉमा 0 समझ रहे हो, so the imaginary part will be 0, it will match to completely a real part। ये बात समझ में आई? आया ना, जवाब तो दे दो बाबा लोग, या फिर मेरे को यस भैया। यस सर, आगे मेरी बात, ठीक है। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन का सिंपल सा जवाब देना, मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ। भरत को समझ में आया बेटा? भरत को समझ में, पूछा ना, जवाब देती है यस, चलो बढ़िया। यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, वेरी गुड। सो फाइंड द इमेजेस, मैं तुमसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फाइंड द इमेजेस ऑफ, मैं तुमसे लो फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब मैं नीचे दे दूंगा, और कैसे समझाऊं, अंडर एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। सो अगर मैं फंक्शन बोल रहा हूँ एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, और मैं तुम्हें फर्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट्स से एक्स एक्सिस कहाँ जाके मैप होगी, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ तुम्हें, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स से यहाँ पे तुम्हारा एक्स एक्सिस है, जिसको तुम डोमेन सेट कह लेते हो, डोमेन ऑफ डेफिनेशन, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, और उधर की तरफ क्या होगा, वेयर इट विल मैप इटसेल्फ if I am talking of fz is equal to z square. If I am talking of fz is equal to z square, all these points on the x-axis where they will get mapped. Question is, ये point दिख रहे हैं x-axis पे, where they will get mapped on the other plane. So let's say if I say this is a, let's say this is your xy plane, and let's say this is your uv plane. So I'm asking if I have to map the points on the x-axis using this transformation fz equal to z square, where this particular points on the x-axis get mapped to. This is my question. फटाफट से जवाब दो। चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है। एक्स एक्सिस पे पॉइंट किस टाइप के होंगे, x, 0 टाइप के होंगे। So if I am talking of x, 0, ये कहां जाके मैप होगा, सोचे। So it will get mapped to x square minus y square, y square की जगह क्या आ रहा है 0, 2 into 0 into x। अभी अभी तो निकाला कि fz is equal to z square implies x square minus y square plus 2 iota xy, यही तो बोला अभी अभी। So if I am saying the points on x axis, points on x axis means y coordinate 0 होगा। So y coordinate is 0, this will be 0, and this will come out as ultimately क्या हो जाएगा, x square, 0। ठीक है। सो यहां पर ये u, यहां पे कैसा पॉइंट है u, और यहां पे कैसा पॉइंट है ये v, समझ लो। यहां पे कैसी एक्सिस है, इसको मैं v बोल दूं, इसको u बोल दूं, सॉरी इसको मैं u बोल दूं, इसको v बोल दूं, चलेगा। यहाँ पे x y था, याद करो, हाँ या ना। अच्छा, एक्स स्क्वायर क्या होता है याद करो, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, v तो 0 हो गया। तो किसी की कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर नेक्स्ट कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट 0, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है, y एक्सिस रिप्रेजेंट करता है, तो y कोऑर्डिनेट 0 है यहाँ पे। और जो इसका जो x कोऑर्डिनेट है, जो कि u है यहाँ पर, वो क्या है, पॉजिटिव है। तो ये लाइन जो पॉइंट्स है ना, ये जितने पॉइंट्स हैं x एक्सिस के ऊपर, ये जाके पता है कहां मैप होंगे, दे विल ओनली मैप टू द पॉजिटिव x एक्सिस। सोचो ना, देखो u क्या रहा है, पॉजिटिव, और v क्या रहा है, इक्वल टू 0। ये तो कह रहे हो तुम, uv प्लेन में, xy प्लेन ये रहा, uv प्लेन कौन सा मैप था, ये वो प्लेन था which was formed after the transformation, which was formed after the transformation. So after transformation, what you are seeing, every point on the x-axis, every point on the x-axis is getting mapped to u comma v, and what those u comma v are, u is greater than equal to 0 and v 0। v 0 का मतलब क्या होता है, v 0 का मतलब तुम पक्की बात हो इस एक्सिस के ऊपर हो, u एक्सिस पे u, v 0 ने कहा इस एक्सिस पे। फर्दर तुम क्या देख रहे हो, u किसके बराबर है, x स्क्वायर के बराबर है, u is equal to x square, x square is greater than equal to 0 implies u is greater than equal to 0, implies what, you will only map, you will only, all these points will get mapped to only positive x axis। Positive. Are you getting my point? हाँ या ना, भरत को समझ में आया बेटा? Yes sir. ठीक है, सिंपल। Yes sir.
आई डोंट थिंक इसमें कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस थी, ठीक है। अच्छा मुझे एक सिंपल क्वेश्चन का जवाब दो, अगर मैं तुमसे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन कर दूं, यही क्वेश्चन मैं ऐसा कर दूं, find the images of the following under fz equal to z squared, let's say y axis. So what the points of y axis will get mapped to what points on the uv plane, ये बताओ, ये समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? गोपाल समझ में आ रहा है क्या? यस सर, यस सर। चलो बढ़िया। अरे दूसरे बोल दो, ये सब यस सर ही बोलेंगे, तुम ऐसा मत शर्माओ, नहीं आ रहा तो प्लीज पूछ लो, अभी तो एक ही दिन हुआ ना स्टार्ट में, ठीक है। यस एक्स सर, कॉमा वाई में मैं कह रहा हूँ -y वाई square एक्सिस पे जो लाई करने वाले पॉइंट है वो कहाँ जाके मैप होंगे, जल्दी से बताओ। सर, -y square 0। हाँ जी, ये जाके मैप होंगे आई थिंक -y स्क्वायर। -y -y स्क्वायर का मतलब क्या होगा? -y square, 0। नहीं मैं वही पूछ रहा हूँ, -y स्क्वायर का मतलब क्या है? Negative They y will get mapped to negative जाएगी। x-axis including origin, जो भी कह सकते हो। So they will get mapped to negative x-axis, और यहाँ पर भी including 0 कर दो ना, including origin. So they will get mapped to negative x-axis including origin. अच्छा एक और सिंपल क्वेश्चन का जवाब दो। ठीक है, थर्ड मैं तुमसे पूछता हूँ, where will Excuse me. Yeah. Sorry. नेगेटिव y एक्सिस क्यों नहीं होगा, नेगेटिव x एक्सिस पे क्यों है? ओके सो देखो fz इज इक्वल टू, अंडरस्टैंड द पॉइंट, fz इज इक्वल टू -y स्क्वायर है। आप समझे मेरी बात? y स्क्वायर क्या होता है बेटा? y स्क्वायर इज रियल। देखो जब भी कभी फंक्शन होगा ना, फंक्शन की बात करेंगे तो वी आर टॉकिंग ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो ये फंक्शन का रिजल्टेंट क्या है? -y स्क्वायर है। -y स्क्वायर कहाँ लिखोगे? x, मतलब देखो अगर मैं तुमसे कहूं कि लेट्स से आई एम राइटिंग 3 का मतलब क्या होता है? 3 प्लस आयोटा 0। इफ आई एम सेइंग -y स्क्वायर का मतलब क्या? -y स्क्वायर प्लस आयोटा 0, दिस इज व्हाट इट इज। आयोटा 0 मतलब ये आपका जो फंक्शन है y एक्सिस को कहां मैप कर रहा है? इट इज मैपिंग टू -y स्क्वायर, 0। व्हेन आई एम सेइंग -y स्क्वायर, 0, इट इंप्लाइज कि योर x कोऑर्डिनेट is -y square and your y coordinate is 0। कहां पर? इन यूवी प्लेन। अब u किसके बराबर है? -y स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि y स्क्वायर पॉजिटिव एक नेगेटिव लगा है, इट विल बी लेस देन इक्वल टू 0, और v is equal to 0। what does it imply? You are going to map this entire y axis is going to get mapped to negative real axis। ओके नहीं भी समझ में आता मुझसे पूछ लेना, आई थिंक थोड़ा सा टाइम कम पड़ रहा है। एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लो फॉर होमवर्क। सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेस्ट। ओके सो मैं जेस्ट का क्वेश्चन दे रहा हूं तुमको। सो इफ आई एम सेइंग z इज इक्वल टू xy greater than equal to 1 and x plus y greater than 0, what is the image under fz equal to z square? कल हम यहीं से चालू करेंगे, ये जस्ट में आया हुआ है, ठीक है। सो व्हाट इज द इमेज अंडर fz is equal to z square? So I'm talking of all those points whose xy when multiplied gives you greater than equal to 1 and x plus y is greater than 0. I'm asking what is the image under fz is equal to z square? So this was asked in JEST, I think, I don't know exactly here, but some JEST examination. Okay, so I hope you do this question and also try to do, if function fz is equal to z square is given, where